नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ अपने चैनल पे बोलता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था जब मैंने डीएनए का जो क्वेश्चन पूछा था। एक आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम पूछा था और दूसरा आपसे पूछा था जीएसटी के बारे में, जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है, कमेंट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी आंसर देते रहिए। व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया रहता है। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे जाएंगे, लिंक क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमसे संस्थान से जुड़ जाएंगे। ठीक है। और ये खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है संस्थान का। किसी को कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के पहले टॉपिक, गंगा यमुना की जल गुणवत्ता में सुधार पर रिपोर्ट। चलिए गंगा यमुना से यह चालू करते हैं। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण गंगा और यमुना की जल गुणवत्ता में सुधार संबंधी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे सीपीसीबी को निर्देश दिया है कि वह नदियों एवं अन्य जलाशयों समेत पर्यावरण में औद्योगिक एवं अपशिष्ट जल से होने वाले प्रदूषण में आई कमी का अध्ययन और विश्लेषण करे। ठीक है। तो ये दिया गया है गंगा और यमुना पे जल गुणवत्ता में सुधार पर रिपोर्ट जो दी गई है। एनजीटी ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए निर्देश दिया कि औद्योगिक और अन्य गतिविधियां पुनः आरंभ होने के बाद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यावरण संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाए। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल, न्यायाधीश का नाम देख लीजिए, आदर्श कुमार गोयल ए गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इस प्रकार की रिपोर्ट मिली है कि लॉकडाउन के दौरान नदी के जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है और सीपीसीबी को इसके कारणों का अध्ययन विश्लेषण करना चाहिए और अधिकरण को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। ठीक है। तो ये एनजीटी के चेयरमैन साहब के द्वारा कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि एनजीटी क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, जो यूपीएससी के पीटी में पूछा भी गया है 2019 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को, इम्पोर्टेंट डेट है याद रख लीजिएगा, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और विकासशील देश में पहला देश बन गया है। अर्थात दुनिया में तीसरा स्थान है और अगर विकासशील देशों की श्रेणी में लिया जाए तो भारत का स्थान पहला है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। तो पहले ऑस्ट्रेलिया है, देन न्यूजीलैंड है और भारत उसके बाद। चलिए ANB कर दीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। ठीक है। एनजीटी का मुख्यालय खूबसूरत नई दिल्ली में है, जबकि इसके अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। अर्थात भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। ठीक है। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाएगा। ये उसका नियम कहता है, एक्ट कहता है। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ऐसा सदस्य जो है उसको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा बात है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है। एनजीटी जो है वो पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो 7 कानून कौन है देखते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974 है। दूसरा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सेस 1977 है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है।
द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1981 है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। तो टोटल यहाँ पे देखें 7 जो एक्ट है जो पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिकों के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो 7 एक्ट को एक बार आप लोग सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण अधिनियम को एनजीटी से बाहर रखा गया है, देखते हैं कौन कौन है। पहला है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और दूसरा एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट 2006 है, ठीक है। तो 2006 और 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और 2006 के एक्ट को इस एनजीटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा अभी कन्फ्यूजन नहीं होना है, आराम से आप लोग चीज़ों को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो है सीपीसीबी, जिसे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान कहते हैं। ये भी यूपीएससी के पीटी में पूछा है 2019 में। तो देखते हैं क्या है सीपीसीबी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना इसका काम है, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके खास करके। और गंगा यमुना अगर पानी स्वच्छ हो जाए तो इससे बड़ा क्या अचीवमेंट होगा किसी देश के लिए, खास करके हम भारतीयों के लिए, ठीक है। तो कोरोना वायरस देख ही रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, और जो बताया है मैंने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लॉकडाउन के दौरान गंगा यमुना की जल गुणवत्ता में सुधार संबंधी रिपोर्टों का संज्ञान लिया गया एनजीटी के द्वारा। तो ये सारा डिटेल मैं आपको बता दिया हूँ, आराम से इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अध्यक्ष साहब का नाम देख लीजिएगा आप लोग, ये क्या कहना चाहते हैं और क्या इनकी समस्या है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। एनजीटी के बारे में बताया भी हूँ, स्थापना कब हुआ था ट्रिब्यूनल का, क्या एक्ट है, कब आया था, और ये खास करके ये इम्पोर्टेंट है कि स्थापित करना दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों में पहला स्थान है। एनजीटी का मुख्यालय आपको बताया हूँ कहाँ पर है, और 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर आपको एनजीटी के लिए क्या अनिवार्य है और क्या 6 महीनों के भीतर निपटारा किया जाएगा पर्यावरण संबंधी मुद्दों, ये बताया गया है। एनजीटी में अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, ये भी बताया है। जिनका कार्यकाल कितने साल का होता है ये भी बताया हूँ, और जो सदस्य पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते ये भी आपको बताया गया है। एनजीटी पर्यावरण संबंधी 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। 7 मामलों के बारे में यहाँ पे आराम से आपको पूरा डिटेल बताया गया है। 2 मामलों को इससे बाहर रखा गया है, वो कौन कौन से मामले ये भी आपको बताया गया है। इसके बाद आपको ये भी बताया गया सीपीसीबी जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान जो है, इसके बारे में भी यूपीएससी के 2019 में पूछा, ये भी बताया गया आपको। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी बताया गया है। तो पूरा का पूरा आपका कवर हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है। तो आराम से इसको पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा पढ़ने में मन लगाइए आप लोग, पेपर तो होना है। मैं कई बार कह चुका हूँ, अब तो बोरियत हो गई है कहते कहते। चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। कांगड़ा चाय में कोरोना से लड़ने की शक्ति। देखते हैं ये कांगड़ा चाय कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा, एक जगह है। तो देखते हैं, अभी तक तो हम लोग ताज़ा चाय पीते थे, अब कांगड़ा चाय पियेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT में आयोजित सेमिनार में वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि कांगड़ा चाय में ऐसे गुण विद्यमान हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी रूप से लड़ने में सक्षम हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए संशोधित प्रोटोकॉल में प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसे HCQ के स्थान पर HIV रोधी दवा के उपयोग को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कांगड़ा चाय के बारे में ही यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस चाय में मौजूद रसायन प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और कोरोना वायरस संक्रमण को अवरुद्ध करने में HIV रोधी दवाओं की तुलना में अधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहा कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब पड़ता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और कांगड़ा चाय कहाँ पर स्थित है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और क्या लड़ने की शक्ति है, कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी रूप से लड़ने में शक्ति है। ICMR क्या कह रहा है, ये देख लीजिए आप लोग। और किसके उपचार में, हाइड्रोक्सी क्लोरोविन या CQ के स्थान पर HIV रोधी दवा के उपयोग का एक बेहतर विकल्प के रूप में, ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, कांगड़ा चाय भी एक बार देख लेते हैं। कांगड़ा भारत के सबसे छोटे चाय क्षेत्रों में से एक है। कांगड़ा चाय हरी और काली दोनों प्रकार की होती है। कांगड़ा चाय को पंजीकृत GI टैग मिल चुका है, भौगोलिक संकेतक का प्राप्त है। इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का दूसरा टॉपिक, कांगड़ा चाय में कोरोना से लड़ने की शक्ति है। तो आप लोग चाय पीने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चाय तो सबसे पहला जन्मसिद्ध अधिकार है हम लोग का। ठीक, तो अपने अधिकार को हम लोग नहीं छोड़ेंगे और चाय पियेंगे हम। और अभी तक हम ताज़ा चाय पीते थे, अब हम लोग कांगड़ा चाय पियेंगे। ठीक है, सीरियस मत होइएगा, बस वैसे ही बोल रहा हूँ, जो लिखा है वही बोलूँगा और क्या बोलूँगा। आप लोग स्वतंत्र है, कोई भी चाय पीजिए, ताजमहल पीजिए, लिप्टन ताज़ा पीजिए, कुछ भी पीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तीसरा टॉपिक है आज का, खेलों को उद्योग का दर्जा। बहुत अच्छी बात है कि खेल को खेल की तरीके से लोग लेते थे और खेल को अब उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, लोग की सोच बदल रही है। पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मिजोरम ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को उद्योगों का दर्जा, इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट दिया है। वेरी गुड। इस निर्णय का मुख्य लक्ष्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है। मिजोरम को विशेष रूप से फुटबॉल के प्रति अपने अहम खेल के लिए जाना जाता है। फुटबॉल राज्य की सर्वोच्च फुटबॉल लीग मिजोरम प्रीमियम लीग के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेला जाता है। मिजोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की अच्छी खासी संख्या है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गौरव की बात है कि खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया गया है। और आपको पता होगा कि बचपन में कितना पिटाई होती थी खेल को लेके, जब हम लोग खेलने जाते थे, घर वाले कितना तोड़ते थे खेलने के बाद, लेकिन फिर भी नशा कुछ अलग था खेलने का। अब तो उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो कितने बच्चे अब खुश हो जाएंगे कि मम्मी पापा अब तो मुझे उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब खेल को दर्जा दिया जा रहा है, इसलिए और खेलने दिया जाए हमें। हालांकि अभी घर में ही सभी लोग रहिए, जब माहौल ठीक हो जाएगा तो आराम से खेलिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये रहा, मिजोरम ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। इसका मुख्य लक्ष्य जो मैंने बताया, खेलों को पेशेवर बनाना है, एक आपको एक उद्योग की तरह इसको खेलना है, मतलब फ्यूचर में, मतलब लाइफ सिक्योर करने के लिए एक तरह से कहा जाए आपको। लोगों को लगता है कि खेलने वाला लड़का तो कुछ करेगा नहीं, जब हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो घर बैठेगा। लेकिन एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, मिजोरम ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से किया है। मिजोरम को विशेष रूप से फुटबॉल के प्रति अपने अहम खेल के लिए जाना भी जाता है। फुटबॉल राज्य की सर्वोच्च फुटबॉल लीग मिजोरम प्रीमियम लीग के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेला जाता है। मिजोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की अच्छी खासी संख्या है। अच्छी बात है, खेलते रहिए आप। खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम पूर्व में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स KISG, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे KIYG था और पहले ये इस समय था, और इस समय क्या, पहले क्या था, खेलो इंडिया स्कूल गेम KISG था, जिसका अर्थ है खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी में किया जाता है। तो ये देखिए, खेलो इंडिया, इसके कुछ पार्ट दिया गया है। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन है, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट है, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पे स्पोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट एकेडमीज है, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है, स्पोर्ट ऑफ फॉर वुमेन है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट अमंगस्ट पीपुल विथ डिसेबिलिटीज है, स्पोर्ट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड ट्राइबल गेम है। तो ये पूरा का पूरा फिगर बना हुआ है खेलो इंडिया का, आराम से आप लोग इसको देखते रहिए। जो मेन थीम था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। वे हैं अंडर 17 वर्ष स्कूल छात्रों और अंडर 21 कॉलेज के छात्रों।
प्रत्येक वर्ष सबसे अच्छा 1000 बच्चों की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में पहचानने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ष सबसे अच्छे 1000 बच्चों की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में पहचाने जाने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 साल तक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। काश ऐसा होगा भी, अच्छी बात है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कि ये फंड जो है सही जगह पहुँचे। चलिए अगला है टॉपिक आपका शाही लीची और जारदुल आम के लिए समझौता। शाही लीची के बारे में सभी लोग परिचित होंगे, पढ़ा भी चुका हूँ इसके पहले डीएनए में। भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजे तक शाही लीची और जारदुल आम की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया है। कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में लीची और आम उत्पादकों को बाजार तक अपने उत्पादों को ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए समझौता किया गया है। शाही लीची के बारे में जान लीजिए। मई से जून तक उपलब्ध होने वाली शहरी लीची की खेती मुख्य रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर एवं उसके आसपास के जिलों में की जाती है। वर्ष 2018 में प्रसिद्ध शाही लीची को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया था, पढ़ लीजिएगा। जारदुल आम, बिहार के भागलपुर का जारदुल आम अपनी अनोखी खुशबू के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2018 में जारदुल आम को भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया था। ग्राहक शाही लीची और जारदुल आम को मंगाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट देख लीजिए आप लोग, horticulture.bihar.government.in पर ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो जिनको आम और लीची मंगाना हो इस नंबर पर से इस वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं। आज मैं भी करूँगा। ठीक है, हालांकि दिल्ली आते आते बहुत देर हो जाएगी, तो जो लोग वहाँ पे हों वो लोग मंगा के एक बार कोशिश कर लें, तो उनको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। ठीक है, तो ये शाही लीची और जारदुल आम के लिए समझौता हुआ है, इसको पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने हंसी के मूड में क्यों हूँ, तो कभी कल होना भी चाहिए, वैसे भी आदमी कर क्या सकता है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक बताया गंगा यमुना की जल गुणवत्ता में सुधार की रिपोर्ट जो है। एनजीटी के बारे में आपको बताया है, 2019 में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है, क्या क्या काम करता है, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, सब बताया आपको। कौन उसके अध्यक्ष हैं ये भी बताया है, क्या काम करता है ये भी बताया है, कितने एक्ट हैं जो भी बताया, सब बताया गया है। कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं सदस्य ये भी बताया गया है, नियुक्त और दोबारा सदस्य पुनर्नियुक्त नहीं किया सकता ये भी बताया मैंने। किसको बाहर ऐड को किया गया ये भी आपको बताया मैंने। सीबीसीबी के बारे में पूरा डिटेल बता दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा। कांगड़ा चाय से कोरोना की लड़ने की शक्ति पूरा डिटेल बता दिया हूँ, आराम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, कांगड़ा चाय कहाँ का ये सब बताया हूँ मैं आपको। ठीक है, खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया गया है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए आप लोग, हो सकता है किस्मत कहीं ले भी ले जा सकती है। खेलो इंडिया यूथ गेम भी बता दिया गया आपको। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। अंडर 17 अंडर 21 पूरा का पूरा जो बता रहा हूँ, कितना कितना पैकेज है, कैसे कैसे दिया जाएगा बता दी जाऊँ, देख लीजिएगा। शाही लीची और जारदुल आम के लिए समझौता किया गया है, ये भी देख लीजिएगा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने शब्दों को मैं समाप्त करता हूँ। 8:30 बजे आप लोगों से रूबरू होऊंगा। टेस्ट के लिए तैयार रहें आप लोग, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं 8:30 बजे। जय हिंद।